Hello everyone. Today we are starting a new chapter, that is depreciation. It is chapter number 15 in TS Gareva. Right? So in this part we'll discuss the concept related to depreciation. So first we'll see the definition. We'll not see the bookish definition. We'll try to understand it with the help of an example. Right? So in our example, there is a boy named Aditya who wants to buy a bike. एक बाइक खरीदना चाहता है आदित्य और उस बाइक का नाम है रॉयल एनफील्ड। ठीक है, तो वो रॉयल एनफील्ड के शोरूम जाता है और वहां से वो एक बाइक परचेज करता है रॉयल एनफील्ड की 350 सीसी। अपने बिजनेस के नाम पे खरीदता है वो, क्योंकि उसके बिजनेस पर्पस के लिए है ये। राइट, उसके बिजनेस में काम आती है ये बाइक। सो ये बाइक उसको पड़ती है 2.5 लाख की बेटा। तो जब वो शोरूम से नीचे उतर रहा होता है ना, तो वो देखता है वहां पर उसका एक फ्रेंड आता है जिसका नाम होता है मेहुल। तो मेहुल आदित्य को बोल देता है, आदित्य कैसी बाइक ली तुमने, रेड कलर की। तो आदित्य को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, यार मैंने कौन सा कलर ले लिया। पहले वो कॉन्फिडेंट था रेड कलर को लेके, बट अब उसको लगने लगा मेहुल के बोलने में कि मैंने कौन सा कलर ले लिया। तो बोलता है हाँ यार, कलर तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोच रहा हूँ बाइक चेंज कर लूंगा। तो मेहुल बोलता है कि एक काम करो आदित्य, ये बाइक तुम मुझे सेल कर दो। ये बाइक क्या करो, तुम मुझे अभी सेल कर दो, मैं तुमसे ले लूंगा, तुम जाके न्यू बाइक ले लेना। तो आदित्य बोलता है ठीक है। तो मेहुल बोलता है ये बाइक मैं तुमसे 2.45 लाख की लूंगा, मतलब 2,45,000 की ले लूंगा। तो अभी क्या आदित्य ने बाइक यूज करी है? नहीं, बस वो बाइक लेके शोरूम से नीचे आया, 30 मिनट्स हुए हैं उसको बस बाइक खरीद के। राइट, लेकिन क्या हुआ, बाइक की वैल्यू गिर गई। क्यों? क्योंकि वो टाइम पीरियड की वजह से, कि उसको खरीद के कुछ टाइम हो गया और वो सेकेंड हैंड हो गई। राइट, तो उसकी बाइक की वैल्यू में कितना डाउनफॉल आ गया बेटा? 5K का डाउनफॉल आ गया। ठीक, तो यही जो एक एसेट के वैल्यू में डाउनफॉल आता है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अभी इस एग्जांपल को थोड़ा हम और एक्सटेंड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब इस एग्जांपल में हम चेंज करते हैं। अगर क्या हुआ, अब मेहुल ने बोला रेड कलर की है, तो आदित्य ने बोला इस एग्जांपल में कोई बात नहीं, मैं इसे भी 1 ईयर तक क्या करूंगा, यूज करूंगा, और उसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, सेल करूंगा। ठीक, 1 ईयर आदित्य ने यूज किया, अब वो उसको सेल करने के लिए गया बेटा। तो जब वो उसको सेल करने के लिए गया, अब तो से सपोज वो 2 लाख की सेल हुई। ठीक, कितने की सेल हुई? 2 लाख की। सो अब उसकी वैल्यू में कितना गिरावट आ गया? 2.5 लाख से 2 लाख में बिकी, यानी 50K उसकी वैल्यू में डाउनफॉल हुआ या गिरावट आ गई। किस वजह से आई? 2 रीजन, एक तो टाइम, जो 1 ईयर उसने उसको यूज कर लिया, और दूसरा क्या, यूज यूज उसने उसको यूज किया। ठीक, तो यही दो फैक्टर अभी मिलके हमारे आगे चल के क्या बनाएंगे बेटा, डेफिनेशन बनाएंगे। राइट, सो जो 50,000 है वैल्यू में गिरावट, इसी को तो हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। सो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज टैंजिबल वंस। टैंजिबल की डेफिनेशन ऑलरेडी आपको आती है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट इज टैंजिबल ड्यू टू यूसेज और पैसेज ऑफ टाइम। तो ये बन गई हमारी डेफिनेशन। इसमें हम थोड़ा सा पॉइंट और ऐड कर देंगे, इट इज अ रेगुलर एक्सपेंस फॉर बिजनेस। तो ये बात भी आपको याद रखना बेटा, डेप्रिसिएशन को क्या ट्रीट किया जाता है? बिजनेस का एक रेगुलर एक्सपेंस माना जाता है। तो ये था आपका डेप्रिसिएशन। राइट, तो सर आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया टैंजिबल। सो सर अगर हम मान लेते हैं कि हमारा अगर इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू में क्या आएगा, गिरावट आएगा, इनटैंजिबल एसेट के वैल्यू में गिरावट आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो बेटा उस वैल्यू को हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं हम? अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन लगता है टैंजिबल पे और इनटैंजिबल पे लगता है, उसे कहते हैं हम अमोर्टाइजेशन। तो ये दो टर्म थे बेटा बेसिकली।
अब हम इस चैप्टर के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट थिंग विच वील डिस्कस इज अपॉन द वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट on which depreciation is to be charged. How is it calculated? So it is said that cost of asset, जो कॉस्ट है बेटा एसेट की, वो कैलकुलेट होगी परचेज वैल्यू प्लस फ्रेट प्लस इंस्टॉलेशन। इन तीनों चीजों को ऐड करके हमारे बनती है कॉस्ट ऑफ एसेट। सिंपल वर्ड्स में बताऊं बेटा कि जब तक आपकी मशीनरी आके इंस्टॉल नहीं हो जाती या रेडी टू यूज नहीं हो जाती, उस पर जितना भी एक्सपेंस होगा वो सारा क्या कहलाएगा, उसका कॉस्ट कहलाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर एक्स का, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स ने क्या किया है बेटा, एक मशीन परचेज करी है, उसके लिए उन्होंने दिया है 1 लाख रुपीज, राइट। उसके फ्रेट पे उन्होंने दिया है 20,000, बाहर से मंगाई है, दूर से। फ्रेट यानी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है बेटा। फिर उसके इंस्टॉलेशन पे उन्होंने एक्सपेंस जो किए हैं वो किए हैं 10 के, राइट। सो हमें कॉस्ट ऑफ मशीन कैसे निकलेगी हमारी, जिसपे हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, परचेज 1 लाख प्लस फ्रेट 20,000 प्लस इंस्टॉलेशन 10,000। तो जो हमारी कॉस्ट निकल के आ जाएगी बेटा वो कितनी निकल के आ जाएगी, 1,30,000। तो ऐसे करके आप कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी कॉस्ट में ना 2-3 चीजें और साथ में चलती हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें पहला डाउट आता है, सर जब मैंने मशीन खरीदी तो मैंने उसमें जीएसटी दिया होगा, जीएसटी पे किया होगा, तो क्या जीएसटी मेरे कॉस्ट का पार्ट बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि आप जनरल्स में ऑलरेडी भी पीछे पढ़ के आए हो कि जितना भी हम जीएसटी पे करते हैं वो क्या हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। इनपुट सारा सेट ऑफ हो जाता है किससे, आउटपुट से। तो उस जीएसटी का बेनिफिट ऑलरेडी आप यहां रिसीव कर लोगे, इसलिए वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है सर, जीएसटी हो गया। सर एक और चीज, अगर मैंने मशीन फाइनेंस कराई है तो उस पर मैं इंटरेस्ट भी तो पे करता हूँ, तो क्या वो इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा? बेटा द आंसर इज नो, इंटरेस्ट भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं हम किसके ऊपर, फिर हम आते हैं बेटा कि अगर हम मानते हैं हमने मशीन को 1 साल या 2 साल यूज किया से सपोज, ठीक है। फिर उसमें अगर हमने कोई मेजर रिपेयर्स कराए, मेजर रिपेयर्स कराए, या फिर मैंने क्या किया उसमें कुछ न्यू पार्ट्स लगवाए, एक्सटेंशन कराया मशीन का न्यू पार्ट्स लगा के, जिससे कि मशीन की यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो गई, फुल लाइफ इंक्रीज हो गई बेटा। ठीक, मतलब सर ये चेंजेस कराने की वजह से अब मशीन और ज्यादा समय के लिए चलेगी। तो ऐसा अगर कोई कॉस्ट मैं इनकर कर रहा हूं ना बेटा, तो ये सारा कॉस्ट मशीन का पार्ट बन जाता है। ये कॉस्ट क्या होगा, मशीन की वैल्यू में जाके ऐड हो जाएगा। तो कोई अगर ऐसा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है जिसका अमाउंट ज्यादा है ना, उसके रिपेयर्स पे, या फिर कुछ हम न्यू पार्ट्स ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी यूजफुल लाइफ क्या हो रही है, इंक्रीज, तो वो भी जाके किसका पार्ट बन जाता है बेटा, मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, राइट। अब हम आते हैं, सर एक और एग्जाम्पल बता दीजिए और कुछ भी बता दीजिए इसमें। तो बेटा अगर मान लो आप एक सेकेंड हैंड मशीन लेते हैं, आपने एक ओल्ड मशीन परचेज करी, ठीक है, अभी वो रेडी टू यूज नहीं है आपके हिसाब से, अभी आपने उसके रिपेयर्स पे लगाया, से सपोज आपने इसको खरीदा है 50K का, और इसमें आपने 15K 15,000 रुपए किस पे लगा दिया, उसके रिपेयर्स पे लगा दिए। तो ये जो 65K है बेटा वो बनती है मशीनरी की वैल्यू। अगर आप कोई सेकेंड हैंड मशीन लेते हैं और उसके रिपेयर पे कुछ खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, तो दैट वैल्यू इज ऑल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, राइट। और ये कॉस्ट जाके हमारी मशीन की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी बेटा, राइट। तो सर अभी तक तो आपने मशीन में जितनी भी चीजें ऐड होनी है उसके बारे में बताया, तो ऐसी भी कोई चीज है क्या जो मशीन की कॉस्ट से माइनस होगी डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू निकालने तक? हाँ बेटा, तो जो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता है उसको हम, या डेप्रिसिएटेड वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं अमाउंट टू बी रिटन ऑफ, अमाउंट टू बी रिटन ऑफ, ठीक है, जिसमें हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू,
क्या फॉर्मूला होता है उसका? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। सर समझ सा नहीं आया कुछ, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू बेटा वो वैल्यू है कि जब हमारी मशीन पूरी ऑब्सलीट हो जाएगी, 10 साल मान लेते हैं हम एक मशीन को यूज करेंगे, तो 10 साल बाद जितने में वो बिकेगी, से सपोज 1 लाख की मशीन ली थी, उसको 10 साल क्या किया हमने, यूज किया, राइट? तो 10 साल बाद वो 25,000 की बिकी, तो 25,000 क्या हो जाएगा बेटा? स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा। ये तो राइट ऑफ हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये तो आपको इन हैंड मिल रहा है। तो जो स्क्रैप वैल्यू हमारी मशीन की निकलती है वो ऐसे निकलती है। कॉस्ट तो आपने ऑलरेडी भी ऊपर निकालना सीखा, से सपोज कॉस्ट 10 लाख थी और आपको पता है कि उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 2.5 लाख। तो जिस वैल्यू पे डेप्रीसिएशन लगेगा वो वैल्यू रहेगी बेटा 9,75,000। ये आपकी आती है वैल्यू फॉर डेप्रीसिएशन। तो ऐसे करके हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं बेटा, या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसे हम राइट ऑफ करेंगे, राइट? अब आगे अब आगे हम बात करेंगे बेटा किसके ऊपर? टाइप्स के ऊपर, कि टाइप्स या मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब सो नाउ वी विल डिस्कस मेथड्स बाय विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड and diminishing value method. So firstly we'll discuss straight line method. तो हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड is also known by two other names बेटा, original cost और फिक्स्ड परसेंटेज मेथड, राइट? सो इसके दो और नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल सकते हैं इसको, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं, और फिक्स परसेंटेज मेथड भी बोल सकते हैं। सो आखिरकार ये मेथड है क्या? ये मेथड बोलता है बेटा कि आप कॉस्ट ऑफ एसेट पर स्टार्टिंग में ही डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लो, स्टार्टिंग में ही डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लो। और जैसे कि फिक्स्ड परसेंटेज भी बोला है या ओरिजिनल कॉस्ट बोला है, तो यही सेम डेप्रीसिएशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ मशीनरी चार्ज होता रहेगा। जितना भी अमाउंट हम स्टार्टिंग में निकालेंगे ना उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, सो वही डेप्रीसिएशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ मशीन हम क्या करते रहेंगे, हर साल चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, अभी हम आगे उसको देखेंगे। बट ये ध्यान में रखने वाली बात है, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी सर। एक ही रीजन में चेंज हो सकती है, अगर कुछ वैल्यू में मशीनरी की क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, तो फिर हम उस वैल्यू को कॉस्ट में ऐड करेंगे और उस हिसाब से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा। फिर वो डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ मशीनरी लगता रहेगा। ओके, अब हम आ जाते हैं बेटा इसके फॉर्मूला पार्ट में। इसको हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल से सपोज देयर इज एन एसेट कॉस्टिंग 50,000 and 10% depreciation is to be charged. 5,000 will be charged every year, right? है ना? The assumption in this case is that estimated useful life of the fixed asset is 10 years and that at the end of the 10 year it will not have any scrap value. तो अब इसमें इन लोगों ने समझाया क्या बेटा? हमें बताया कि आप ये मानो कि एक एसेट है कितने का, 50,000 रुपए का, और उस पर 10% डेप लग रहा है। तो 50,000 का 10% कितना होता है बेटा, 5,000। तो अब 5,000 हर साल उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो ऐसे कितने साल में उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी? तो हम सिंपली इसको निकाल सकते हैं, 50,000 डिवाइडेड बाय 5, वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन। तो ये कब हो जाएगा बेटा, 5 1 जा 10, 10 ईयर्स में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 10। तो ये एग्जाम्पल में बता रहा है कि हमने एस्टिमेटेड लाइफ 10 अज्यूम करी है, तभी हम 10% डिप्रिसिएशन उसमें ईयर का चार्ज कर रहे हैं। और कॉस्ट हमने डायरेक्ट परचेज वैल्यू को मान लिया है। मतलब इस क्वेश्चन में ना ही कोई फ्रेट है और ना ही कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस है बेटा, ये दोनों चीज इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, राइट? अब इस सेम एग्जाम्पल में क्या होगा बेटा, इस एग्जाम्पल की हेल्प से अपन
एनुअल डेप्रिसिएशन भी पता चल सकता है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला भी पता चल सकता है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का उन लोगों ने फॉर्मूला बोला कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ठीक, अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ इसके लिए। सो अब अपन एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल किसका लेंगे? मिस्टर बी का। मिस्टर बी एक है जिन्होंने मशीन ली हुई है 10 लाख रुपीस की, राइट, जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ है बेटा 10 इयर्स और स्क्रैप वैल्यू है उसकी 1 लाख। इससे हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाना है। सो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, राइट। सो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है बेटा हमारी 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है 1 लाख डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है बेटा 10। सो हमारा डिप्रिसिएशन जो निकल के आएगा बेटा वो कितना निकल के आएगा 90,000 निकल के आ जाएगा, राइट। डेप्रिसिएशन। अब हम इससे एक और फॉर्मूला लोग बोल रहे हैं कि आप उसके हेल्प से भी क्या कर सकते, इसी एग्जांपल में आप एक और चीज फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना। अगर मान लो आपको क्या दिया हुआ बाकी की इंफॉर्मेशन और रेट निकालना तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए, टोटल कॉस्ट होनी चाहिए, इंटू 100 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसी सेम फॉर्मूले में मैं आपको करके दिखा दूंगा, राइट। सो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से या एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा वैल्यू कितना था एसेट का बेटा 9 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था 90,000 इंटू 100, राइट। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, यहाँ से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 1 जा ये 10 जा, तो ये हमें क्या मिल गया बेटा 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल गया, राइट। तो हमको क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है, हम उससे दूसरी चीज निकाल लेंगे, राइट। तो यही हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा। और ये जो हम स्ट्रेट लाइन मेथड में 9,000 रुपीज निकाल रहे थे, अमाउंट ऑफ 90,000 रुपीज जो हमने निकाला था, सॉरी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये बेटा पूरे 10 इयर्स यही लगेगा, हर साल 90 90 90 करेंगे तो लास्ट में जाके वो वैल्यू हमारी 10 इयर्स के बाद 0 करा देगा, ठीक। सो जनरली इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोलता है। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी परचेज वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। ये परचेज वैल्यू भी नहीं बोलेंगे हम, इसको कॉस्ट भी बोल सकते हैं, है ना। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, राइट। सो अब हम सेकेंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं बेटा। सेकेंड मेथड का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और इसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो इसमें भी यही होगा बेटा, इनिशियली हम कॉस्ट पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, बट हर साल इसमें न्यू वैल्यू पे क्या होता है डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड जैसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते थे, एक बार स्टार्टिंग में वैल्यू निकाल लेते थे डेप्रिसिएशन की या अमाउंट निकाल लेते थे डेप्रिसिएशन का, और हर साल वही अमाउंट चार्ज करते थे। बट इस मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस मेथड में हम हर बार न्यू वैल्यू पे करेंगे। सर एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में मान लेते हैं हमने मशीनरी खरीदी है कितने की बेटा 1 लाख रुपीज की, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 10%, तो 1 लाख का 10% कितना होता है बेटा 10,000, राइट। तो कितना वैल्यू निकल के आ गया मशीनरी का 90। सो नेक्स्ट ईयर मशीनरी की वैल्यू कितनी है बेटा 90 है। तो अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इस 90,000 पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो वो कितना हो जाएगा 9,000, और न्यू वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बेटा 81,000, राइट। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर इस 81,000 पे 10% चार्ज होगा, राइट। फिर नई वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यही हमारा बेटा डिमिनिशिंग वैल्यू या रिटन डाउन, डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें हर साल हम क्या करते हैं, जो नई वैल्यू निकल के आती है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो आई होप
ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर है ना। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हम पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया बेटा? हमने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन डिस्कस कर ली, अमोर्टाइजेशन की डेफिनेशन डिस्कस कर ली, और हमने कॉस्ट कैसे निकाली जाती है फॉर डेप्रिसिएशन वो डिस्कस कर लिया, स्क्रैप वैल्यू डिस्कस कर ली, और मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन डिस्कस कर लिए। सो इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड के। थैंक यू। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, do like, share and subscribe. I'll be coming with more such concepts regularly. Thank you.